प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार प्रवीण मैथ्स विद जीएस कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले 2 क्लास में हम देखे थे संविधान सभा। संविधान सभा में हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि संविधान की मांग कब कब की गई, संविधान की मांग किसने किया और संविधान सभा की स्वीकृति पत्र के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या क्या भारत भेजा गया, ये सारा चीज हम पढ़ चुके। इसके बाद हम पढ़े थे कि कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद पढ़े थे संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, कितने सदस्य प्रांत से आए, ब्रिटिश प्रांत से, कितने सदस्य देसी रियासत से आए। फिर उन सदस्यों के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की बैठक। अब संविधान सभा की बैठक कब हुई और संविधान हमारा कैसे बना, तो चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा की बैठक। तो सबसे पहले अगर बात करें हम संविधान सभा की बैठक की, तो ध्यान दीजिए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ है वो प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहां हुआ था? तो दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय हॉल में। दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय हॉल में संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में अगर बात करें तो केवल और केवल 211 सदस्य शामिल हुए। सदस्य कितना शामिल होना था? तो बताए थे संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो 389 सदस्य चुनकर आए थे, जिसमें से 294 सदस्य जो था ब्रिटिश प्रांत से। और अगर हम बात करें इसी में अगर बात करें 294 नहीं 296 सदस्य जो था वह ब्रिटिश प्रांत से था और 93 सदस्य देसी रियासत से। तो कुल 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। और प्रथम बैठक में कितने सदस्य आने थे? तो 389 आने थे, लेकिन आए कितना? तो केवल और केवल 211 सदस्य। और इस 211 सदस्यों में ध्यान देना जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष किस आधार पर बनाया गया? तो ध्यान देना इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किस आधार पर? तो वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठता के आधार पर इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अस्थायी अध्यक्ष बनाने की सिफारिश किसने किया? तो जेवी कृपलानी ने किया। अस्थायी अध्यक्ष बनाने की सिफारिश किसने किया था? जेवी कृपलानी ने किया। और ये जो बने हैं वरिष्ठता के आधार पर, और ये वरिष्ठता का सिद्धांत कहां से लिया गया है हमारे संविधान में? तो यह फ्रांस से लिया गया है। या कहां से लिया गया है? फ्रांस से। और इस प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक का ध्यान देना मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया। बताए थे मुस्लिम लीग से कितने सदस्य आए थे चुनकर? तो मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुनकर आए थे। और अगर देसी रियासत की बात करें तो यहां से 93 सदस्य चुनकर आए और ये सदस्यों ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। फिर अगर बात करें 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 2 दिन बाद कहने का मतलब 9 और 2 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती। दूसरी बैठक में कोई काम नहीं हुआ। हम बात की अभी जस्ट प्रथम बैठक की। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। और इस बैठक में केवल 211 सदस्य क्यों शामिल हुए? क्योंकि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया। और अगर हम बात करें दूसरी बैठक की, तो दूसरी बैठक की बात करें तो यह भी बैठक हुआ था संसद भवन के केंद्रीय हॉल में। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। इस बैठक में कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इन अधिकारियों में सबसे प्रमुख कौन है? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। इसके बाद अगर बात करें उपाध्यक्ष, 2 व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब ये याद रखना है 2 व्यक्ति कौन? तो एक व्यक्ति थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे कौन? टी.टी. कृष्णामचारी। एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामचारी। अब यहां से ये डेट कभी नहीं एग्जाम में पूछा है कि एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
सॉरी संविधान सभा का उपाध्यक्ष कब बनाया गया, तो ये डेट नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिए कि यह कब बनाया गया था, 25 जनवरी 1947 को। वहीं अगर बात करें टीटी कृष्णाचारी को, टीटी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष कब बनाया गया, इन्हें बनाया गया था 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट अगर बात करें तो संविधान सभा के एक सचिव की नियुक्ति की गई, और वो सचिव कोई और नहीं थे, वो कौन थे, तो हूराव वरदराज अयंगर। अब ये हूराव वरदराज अयंगर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये हूराव वरदराज अयंगर कौन है, तो ध्यान देना है, आरबीआई के छठे गवर्नर। आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं, छठे गवर्नर। अब आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तब नाम आ जाएगा सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। ये आरबीआई के क्या हैं, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई का गठन कब हुआ है, तो आरबीआई का गठन हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट अगर बात करें तो संविधान सभा में एक व्यक्ति को संवैधानिक सलाहकार घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया, और वो कौन थे, तो बी.एन. राव, बी.एन. राव। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। कहां बैठक हुआ था, तो बैठक हुआ दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय हॉल में। इस बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो एच.सी. मुखर्जी बने थे, टीटी कृष्णाचारी बने। और वहीं अगर बात करें संविधान सभा के सचिव कौन थे, हूराव वरदराज अयंगर। और संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो सलाहकार नियुक्त किया गया बी.एन. राव को, बी.एन. राव को। नेक्स्ट अगर बात करते संविधान सभा की अगली बैठक, यह बैठक भी 2 दिन बाद हुआ, यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की अगली बैठक हुई, यानी तीसरी बैठक हुई। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, और उस प्रस्ताव का नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। और यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कब, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। अब ध्यान देना, यह उद्देश्य प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वह शुरू होता है किस प्रस्ताव से, उद्देश्य प्रस्ताव से। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए। उद्देश्य प्रस्ताव जैसे ही पारित हुआ, संविधान निर्माण के लिए कई छोटी बड़ी समितियों का गठन किया गया, और वो समिति अलग अलग कार्यों के लिए बनाया गया। अब जैसे समझिए, एक समिति है जिसका नाम है अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति बनाया गया। अब अल्पसंख्यक समिति का काम क्या था, तो अल्पसंख्यकों के लिए नियम कानून का सुझाव करना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना, ये किसकी जिम्मेदारी थी, अल्पसंख्यक समिति। एक समिति बनाया गया सर्वोच्च न्यायालय समिति। इसका काम क्या था, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम कानून बनाना। एक समिति बनाया गया झंडा समिति, इसका काम क्या था, झंडा से संबंधित नियम कानून बनाना। ऐसे ही कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें कुल अगर बात करें, कुल कितना समिति बना, 13 समिति। और 13 समिति में ध्यान देना, सबसे अगर प्रमुख समिति कोई था तो वह उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट अगर बात करें तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन है, इन तीनों के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगर समिति की बात करें तो ध्यान दीजिए, यहां पर संचालन समिति, नियम समिति और झंडा समिति,
इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ध्यान देना है, हम बताएं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अध्यक्ष बने हैं वही व्यक्ति क्या कर सकता है? झंडा फहराएगा, यानी झंडा समिति के अध्यक्ष हो गए। वही व्यक्ति क्या करेगा? संचालन करेगा, यानी संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए। और वही व्यक्ति क्या करेगा? सदन में नियम कानून बनाएगा। यानी वो किस समिति के अध्यक्ष बन गए? तो नियम समिति, यानी झंडा समिति, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगर बात करें मूल अधिकार एवं उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जेबी कृपलानी। मूल अधिकार एवं उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। यही नेक्स्ट अगर बात करते हैं समिति का, तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति, इस दोनों समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस दोनों समिति के अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। ध्यान देना है, हम बताए हैं यहां पर अगर क्वेश्चन पूछे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे तो हम कहेंगे क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब क्वेश्चन रहेगा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, तो कार्य क से कार्य और क से के एम मुंशी। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? के एम मुंशी। वहीं अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? एस वारदाचार्य, एस वारदाचार्य। और नेक्स्ट अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के कौन हो जाएंगे? के एम मुखर्जी, के एम मुखर्जी। यहां तक शायद कंप्लीट हो गया होगा। अगर यहां बात करते हैं तो ध्यान दीजिए संविधान सभा की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्वतंत्रता, यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। एक सेकेंड के लिए हम ब्रेक लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं के एच सी मुखर्जी। नाम वहां पर कुछ गलत लिखा हुआ था, तो एच सी मुखर्जी इसके क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, ध्यान दीजिए भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा जो है, यह घोषणा कब हुआ था? तो यह घोषणा हुआ था 20 फरवरी को। यह घोषणा कब हो रहा है? 20 फरवरी 1947 को घोषणा हो रहा है। और भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली के द्वारा। अब क्लीमेट एटली घोषणा करते हुए, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहता है कि हम भारत को क्या करेंगे? भारत को 30 जून 1948 से पहले आजाद कर देंगे। 30 जून 1948 से पहले हम भारत को आजाद कर देंगे। और जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई, अब भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लग गया था कि अब हम भारत को क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। अब आजाद कर देंगे तो आजादी के समय भी इसके लिए क्या करे? कुछ नियम कानून बनाकर भेजे। अब वो नियम कानून बना था किस अधिनियम के तहत? वह बना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ब्रिटिश संसद में पेश होता है कब? तो 4 जुलाई 1947 को। और यह पारित होता है 18 जुलाई 1947 को। जैसे ही यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, ध्यान दीजिए इस अधिनियम के पारित होते ही भारत में दो विशेष प्रस्ताव भेजा गया था। एक प्रस्ताव का नाम क्या है? एक प्रस्ताव का नाम है माउंटबेटन योजना।
एक प्रस्ताव का नाम क्या है, माउंटबेटन योजना, और एक प्रस्ताव का नाम क्या है, इसका नाम है डिक्की वड योजना, डिक्की वड योजना। अब माउंटबेटन के तहत क्या किया गया था, तो माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन हुआ, देश का विभाजन हुआ। यानी जो भारत और पाकिस्तान एक था, भारत ही था, इस योजना माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत को 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो हमारा भारत है, एक पूर्वी पाकिस्तान बना और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिक्की वड योजना की, इस योजना के तहत संविधान सभा का विभाजन हुआ था, संविधान सभा का विभाजन हुआ। और हम बताए थे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य। और जब 31 अक्टूबर 1947 को फिर से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, तो उस संविधान सभा में केवल और केवल 299 सदस्य बचे, और ये पिछले क्लास में हम बता चुके। अब ध्यान देना है, ये योजना आया, देश का क्या किया, देश का बंटा ढार करके छोड़ दिया। यानी योजना आया, संविधान सभा का विभाजन कर दिया, योजना आया, देश का विभाजन कर दिया, देश का विभाजन कर दिया। अब आगे अगर बात करते हैं, तो आगे हमारे लिए प्रमुख हो जाता है क्या, प्रारूप समिति। हम जितना भी 13 समिति लिखाए हैं, उन 13 समिति में सबसे प्रमुख समिति कौन था, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं, तो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसी समिति को क्या कहा जाता है, इसी समिति को कहा जाता है पांडुलेखन समिति। क्या कहा जाता है, पांडुलेखन समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति। इस समिति का गठन कब हुआ, तो याद रखना है, पाकिस्तान कब आजाद हुआ, 14 अगस्त, भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 29 अगस्त। यानी 29 अगस्त 1947 को किसका गठन किया गया, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की बात करें तो कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य, 7 सदस्य। अब यहां पर नाम लिखा हुआ है, गठन कब होता है, अब 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्यों की संख्या 7। इसका नाम क्या था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, या हम कह सकते हैं पांडुलेखन समिति। अब 7 सदस्य कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या क्या है, अध्यक्ष है एन गोपाल अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णाचारी। ये 7 सदस्य कौन है, तो ये 7 सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट यहां पर ये याद रखना है। ये कौन है, एक नाम है एन माधव राव, एक नाम है टी कृष्णाचारी। ये दोनों मूल प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये सदस्य नहीं है, मूल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जिस समय प्रारूप समिति का गठन हुआ, उस समय एन माधव राव और टी कृष्णाचारी जो थे, एन माधव राव और टी कृष्णाचारी जो थे, इस समिति के सदस्य नहीं थे। इनके स्थान पर सदस्य थे, तो इनके स्थान पर सदस्य थे बीएल मित्र और डीपी खेतान। अब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई 1948 में। डीपी खेतान के जगह पर कौन आए, तो आए टी कृष्णाचारी। वहीं अगर बात करें बीएल मित्र की, तो बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण से यह प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिए, और इस्तीफा दे दिए तो इनके स्थान पर कौन आए, एन माधव राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन है, तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे डॉक्टर के एम मुंशी। यह क्या है, तो यह एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, यह एकमात्र क्या है, तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। यानी ये जो 6 सदस्य देख रहे हैं, ये क्या है, इनका संबंध कांग्रेस से नहीं है, अलग अलग पार्टी से। थोड़ा सा यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर में क्वेश्चन संविधान सभा से पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहां से हुआ, तो कहां से हुआ, तो प्रारंभ में इनका जो निर्वाचन हुआ था,
प्रारंभ में इनका निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल प्रांत से, बंगाल प्रांत से इनका निर्वाचन हुआ। लेकिन बाद में क्या होता है, जब देश का विभाजन हो गया तो ये पूर्वी बंगाल का प्रांत चला गया किसमें, चला गया पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में चला गया तब संविधान सभा से भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा दे देते हैं, क्यों इस्तीफा देते हैं, क्योंकि इनको आना है भारतीय संविधान सभा में। अब इसके बाद इस भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा में शामिल करने के लिए क्या किया गया, फिर से इनका निर्वाचन किया गया। और कहां से, तो बंबई के पूना प्रेसिडेंसी से, बंबई के पूना प्रेसिडेंसी से इनका फिर से निर्वाचन हुआ। और पूना प्रेसिडेंसी से कौन व्यक्ति आए थे, तो नाम है M.R. जयकर। M.R. जयकर पहले पूना प्रेसिडेंसी से M.R. जयकर आए थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर को लाना था संविधान सभा में, इसलिए M.R. जयकर को क्या किया गया, इस्तीफा दिलवा दिया गया, उनके सीट को खाली कर दिया गया। और फिर M.R. जयकर के सीट पर यानी पूना के सीट पर फिर से चुनाव हुआ और भीमराव अंबेडकर यहीं से चुनकर आए। भीमराव अंबेडकर कहां से चुनकर आए, बाद में पूना सीट से। अब नेक्स्ट प्रारूप समिति के काम की, तो ध्यान दीजिए प्रारूप समिति का काम क्या है, तो काम एक ही है, एक ही काम क्या, तो जितने भी समिति बने थे सभी समितियों के द्वारा दिए गए रिपोर्टों के आधार पर भारत का संविधान तैयार कर, जितना भी समिति है सभी समिति के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर भारत का संविधान तैयार करना था, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अब प्रारूप समिति अपना काम कर रहा है और प्रारूप समिति के द्वारा अगर बात करें संविधान के प्रारूप की, तो प्रथम प्रारूप कब पेश किया गया था, फरवरी 1948, फरवरी 1948 में। और अंतिम प्रारूप की बात करें तो वह 4 नवंबर 1948 में प्रारूप समिति के द्वारा पेश किया। अगर क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा पेश किया गया, तब हम कहेंगे B.N. राव, B.N. राव के द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया गया था अक्टूबर 1947 ईस्वी, अक्टूबर 1947 ईस्वी। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ दे कि प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप कब पेश किया गया, तब फरवरी 1948 में, अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948। यानी हमारा जो संविधान का प्रारूप फाइनल था, नक्शा बनकर तैयार हो गया। और नक्शा कब बना, तो 4 नवंबर 1948 को जैसे ही अंतिम प्रारूप पेश हुआ, इसी के साथ संविधान सभा में इस पर वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। और कुल कितना वाचन हुआ, कुल 3 वाचन हुआ। 3 वाचन में जिस दिन अंतिम प्रारूप पेश हुआ था, उसी दिन संविधान सभा के प्रथम वाचन की शुरुआत हुई। और यह वाचन 5 दिनों तक चला और यह वाचन शुरू होता है 4 नवंबर 1948 से, चलता है 9 नवंबर 1948 तक। इसके बाद अगर बात करें तो द्वितीय वाचन शुरू होता है 15 नवंबर 1948 को और यह वाचन समाप्त कब हुआ, 17 अक्टूबर 1949 को। फिर तीसरा जो वाचन है, तीसरा वाचन शुरू होता है कब, 14 नवंबर 1949 को और यह समाप्त कब हुआ, समाप्त हुआ 26 नवंबर 1949 को। और फाइनली हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान इसी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। संविधान मतलब क्या, पहला क्लास में बताए थे, संविधान मतलब नियम और कानून, संविधान मतलब नियम और कानून। और नियम कानून की बात करें तो नियम, हमारा संविधान बना है कब, 26 नवंबर को। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, संविधान दिवस। इसी दिन मनाते हैं क्या, हम इसी दिन मनाते हैं विधि दिवस। क्या मनाते हैं, विधि दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब हम देखते हैं संविधान तैयार तो हो गया, अब संविधान में क्या क्या था, संविधान में क्या क्या था। और जब भी क्वेश्चन में शब्द आए मूल संविधान, तो याद रखना है मूल संविधान का मतलब क्या होता है, वह संविधान जो 26 नवंबर 1939 को बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो हमारा मूल संविधान। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो कुल, यहां पर गलत लिखा है, कुल
395 अनुच्छेद। कुल कितना भाग? 22 भाग था। और कुल अनुसूचियों की संख्या कितना? कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। और इसे बनाने में कितना लाख रुपया खर्चा हुआ? तो 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया, यानी हम कह सकते हैं लगभग कितना? 64 लाख रुपया खर्चा भारतीय संविधान को बनाने में। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और नेक्स्ट अगर बात करें, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से किया गया? देहरादून से किया गया था। कब? 1949 ईस्वी। कब किया गया था? 1949 ईस्वी। शायद यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मूल संविधान की, मूल संविधान की बात करें तो हमारा जो मूल संविधान लिखा गया है वह क्या है? वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। वह हस्तलिखित है। और हस्तलिखित है तो इसे किसने लिखा? तो इसे मूल संविधान को लिखते हैं कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और प्रेम बिहारी रायजादा जो है वो कहां से हैं? तो ध्यान देना है, वो बिहार के मधुबनी से। कहां से हैं? मधुबनी, जहां का पेंटिंग प्रसिद्ध है, मधुबनी की पेंटिंग। तो ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, इनका किस्सा बहुत रोचक है। बहुत रोचक क्या है? तो ध्यान से सुनिए। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वह खोज करना शुरू कर दिए पूरे भारत में कि सबसे अच्छा हैंड राइटिंग किसका होता है। हम उसी व्यक्ति से क्या करेंगे? उसी व्यक्ति से हम अपना संविधान लिखवाएंगे। अब संविधान सभा के सदस्य खोजते खोजते कहां पहुंचे? तो खोजते खोजते पहुंच गए कलकत्ता में स्थित एक विद्यालय था जिसका नाम था शांति निकेतन। और इस शांति निकेतन की स्थापना 1911 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब ये संविधान सभा के सदस्य पहुंचे कहां? शांति निकेतन। और इसी शांति निकेतन में पढ़ रहे थे कौन? तो इसी शांति निकेतन में पढ़ रहे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कहां के हैं? तो ये बिहार के मधुबनी के थे, बिहार के मधुबनी। अब इनसे संपर्क किया गया, इनको कहा गया कि हमारा संविधान बनकर तैयार है, हम चाहते हैं आप अपने हाथों से लिखें। और आपको कितना पैसा चाहिए? व्यक्ति कहां का है? बिहार का है। अब बिहार का है तो व्यक्ति कह रहा है हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक परमिशन अगर मिलेगा तभी हम संविधान लिखेंगे। तो परमिशन क्या मिलेगा भाई? तो कहा गया कि क्या परमिशन चाहिए आपको? तब ये व्यक्ति कहते हैं हम जो भी पेज लिखेंगे सब पेज पर अपना नाम लिखेंगे। लास्ट में सब पेज पर किसका नाम लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे। तो संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किस गैर सदस्य का नाम लिखा है? तो प्रेम बिहारी रायजादा का लिखा है। और फिर कहते हैं एक और कंडीशन है। अब क्या कंडीशन है भाई? तो ये कहते हैं कि हम संविधान के अंतिम पेज पर अपने दादाजी का नाम लिखेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रामदास। इसका नाम क्या है? रामदास। अगर ये चाहते तो उस टाइम पैसा भी ले लेते, 1,00,000-2 लाख रुपया का डिमांड कर देते, डिमांड पूरा भी हो जाता। लेकिन व्यक्ति बहुत बिहारी है, ये बहुत तेज व्यक्ति है। यह क्या कहा कि पैसा नहीं लेंगे, हम सब पेज पर नाम लिखेंगे, ताकि 100 साल 200 साल 500 साल बाद भी जब संविधान को पलटा जाएगा, जब संविधान का चर्चा होगा तो उस चर्चा में मेरा भी नाम आएगा। अब संविधान के अंतिम पेज पर किस गैर सदस्य का नाम लिखा है? तो वो रामदास का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? रामदास का। और ये रामदास कौन है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के दादाजी। नेक्स्ट, संविधान की मूल प्रति है जो हस्तलिखित है, उस पर अगर बात करें कलाकृति, तो प्रत्येक पेज पर कुछ ना कुछ चित्र बनाया गया है। और वो चित्र किसके द्वारा? तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बनाया गया। यानी संविधान सभा के प्रत्येक पृष्ठ पर कलाकृति किसके द्वारा? तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया। और हम बताए थे मूल जो संविधान है हमारा, वह किस भाषा में लिखा गया है? वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन पूछेगा संविधान
संविधान बनने में कितना समय लगा, तो अब हम कहेंगे क्या, 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लेकिन जब पूछेगा कि संविधान को लिखने में कितना समय लगा, तब याद रखना है 6 माह। यानी प्रेम बिहारी रायजादा को संविधान लिखने में कितना समय लगा, तो 6 महीना का समय लगा। कितना समय, 6 महीना का। और बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब ये जो संविधान जो है, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर कलाकृति नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया। और ये भी कौन थे, ये भी शांति निकेतन के छात्र थे, ये भी शांति निकेतन के छात्र थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, मूल संविधान तो अंग्रेजी में था, इस संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया और हिंदी में किसने लिखा, तो नाम आता है वसंत कृष्ण वैद। वसंत, नाम क्या आता है, वसंत कृष्ण वैद का नाम आता है। तो ये याद रखना है। हिंदी में कौन लिखे हैं, तो वसंत कृष्ण वैद। अंग्रेजी में कौन लिखे हैं, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं संविधान का प्रकाशन, ये तो पिछले स्लाइड में भी बात किए थे, संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया था, सबसे पहले देहरादून से। देहरादून कहां पड़ता है, तो देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में। कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। और उस समय उत्तराखंड क्या था, उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था, यूपी का ही हिस्सा था। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, तो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा है संविधान का लागू होना। संविधान का लागू होना, 2 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ। इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम बताए थे हमारा संविधान कब बना था, तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी। हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, आंशिक मतलब क्या होता है, छोटा सा हिस्सा। हमारा संविधान जब बना तो इस संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो इस संविधान में 395 अनुच्छेद था। इस संविधान में भाग कितना था, 22 भाग था। इस संविधान में अनुसूची कितना था, तो 8 अनुसूची। अब 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां है, तो ध्यान देना, जब जिस दिन हमारा संविधान बन गया था उसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा आंशिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से लागू किया गया मतलब 395 अनुच्छेद में से कुछ ही अनुच्छेद को लागू किया गया और कुछ कितना, 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। अब वो अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद अगर बात करें तो 60, 324, 366, 367, 367, नेक्स्ट अगर बात करते हैं 379, 379, 380, 388, 388 के बाद 391, 392, 393 और 394। ये अनुच्छेद को क्या किया गया था, ये अनुच्छेद को इसी दिन लागू कर दिया गया। एक बार गिनती कर लीजिए, 16 अनुच्छेद होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये अनुच्छेद लागू होता है कब, ये अनुच्छेद लागू होता है कब, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं वह पूरा का पूरा अनुच्छेद लागू किया गया था। यानी हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। अब यहां पर एक रोचक कहानी है। कहानी क्या है, तो हमारा जब संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन क्यों नहीं लागू हुआ, ध्यान से समझिए। कोई भी देश है, अगर कोई भी देश स्वतंत्र है तो उस देश को चलाने के लिए नियम कानून चाहिए, और भारत के पास नियम कानून नहीं था।
और नियम कानून जब बन गया तो उस नियम कानून को क्यों नहीं लागू किया गया? देश को चलाने के लिए नियम कानून चाहिए। तो इसके पीछे एक कहानी क्या है? वो कहानी हमको इतिहास में पीछे ले जाता है। कब? 1929 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी में ध्यान दीजिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और 1929 के कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? इसी अधिवेशन में दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या करते हैं? झंडा फहराते, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए घोषणा करते हैं कि हम अगले वर्ष, कब? हम अगले वर्ष यानी हम 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आजाद हो जाएंगे। और प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी 1900 प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और प्रत्येक वर्ष ये 26 जनवरी को क्या मनाना शुरू हो गया? स्वतंत्रता दिवस। अब ये कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन हमारा देश आजाद नहीं हुआ। आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। लेकिन अंग्रेजों का विरोध करने के लिए क्या किया गया? कांग्रेस पार्टियों के द्वारा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब तक? जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। अब जैसे ही हमारा देश आजाद हो गया और हमारा संविधान जब बनकर तैयार हो गया, तो पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया। और प्रस्ताव में कहा गया संविधान सभा के सदस्यों से कि हम क्या कर रहे हैं? तो हम अंग्रेजों का विरोध करने के लिए हम बहुत साल पहले से 26 जनवरी को ऐतिहासिक रूप में मनाते आ रहे हैं, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारा देश 26 जनवरी को आजाद नहीं हुआ, हमारा संविधान भी 26 जनवरी को नहीं बनकर तैयार हुआ। और अब क्या होगा? यह 26 जनवरी इतिहास के पन्नों से मिट जाए। हम चाहते हैं यह 26 जनवरी क्या रहे? 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में शामिल रहे। अब शामिल रहे इसलिए क्या किया गया? इसलिए यह प्रस्ताव पेश करते हैं, कहते हैं हम चाहते हैं इस संविधान को आज ना लागू करके कब लागू किया जाए? 26 जनवरी को। और फिर इनके प्रस्ताव को स्वीकार करके हमारे संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। अब हम बताए होंगे एक मंत्रिमंडल के बारे में जिसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और ये क्या था? भारत का अंतरिम सरकार था। ये अंतरिम सरकार है। और इसका गठन कब हो रहा है? 1946 में, यानी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ये आजादी से पहले का मंत्रिमंडल था। लेकिन अब हम कहां आ गए हैं? अब हम आ गए हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। यानी जब हमारा देश आजाद हो गया था तो आजादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना, वो मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा का जितना भी एग्जाम है आप जाके देख लीजिए, बिहार दरोगा के लगभग सभी एग्जाम में अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछ दिया अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे। मतलब क्वेश्चन पूछने का है कि ये अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे। तब हम कहेंगे जोगेंद्रनाथ मंडल। और जब कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तब हम क्या कहेंगे? भीमराव अंबेडकर। तब क्या कहेंगे? भीमराव अंबेडकर। तो ये कुछ नाम अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे पढ़े थे अंतरिम सरकार में कौन? तो अंतरिम सरकार में पढ़े थे उपाध्यक्ष। अंतरिम सरकार में पढ़े थे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेम यहां भी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। यहां भी वही है। अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां भी वही है। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। यहां भी वही है। तो कुछ मंत्री सेम है, कुछ मंत्री बदला गया। तो हमको बदला हुआ याद करना है।
पढ़ना तो सब है लेकिन बदला हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अंतरिम सरकार में ये स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वहीं अगर बात करें उपाध्यक्ष, अब याद रखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में क्या थे? तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी जो थे ये क्या थे? ये शिक्षा मंत्री थे। ये क्या थे? शिक्षा मंत्री। और यहां पर क्या बन जाते हैं? अध्यक्ष बन जाते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं अगर बात करें खाद्य एवं कृषि मंत्री की, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहां भी यही थे, सेम टू सेम। नेक्स्ट अगर बात करें शिक्षा मंत्री कौन? अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई, रेल एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई। नेक्स्ट श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, वहां भी क्या है? सेम है। नेक्स्ट विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट स्वास्थ्य मंत्री की बात करें राजकुमारी अमृता कौर, और ये याद रखना है राजकुमारी अमृता कौर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये राजकुमारी अमृता कौर कौन है? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट कौन है? बलदेव सिंह। नेक्स्ट कौन हो जाएंगे? बलदेव सिंह। कौन? तो रक्षा मंत्री कौन? बलदेव सिंह, वहां भी यही थे रक्षा मंत्री। अरे रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, बल मतलब बलदेव, बल मतलब बलदेव। नेक्स्ट अगर बात करें वित्त मंत्री आर के सन्मुख चेट्टी, आर के सन्मुख चेट्टी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? वित्त मंत्री। याद कीजिए वहां लिखाए होंगे वित्त मंत्री में कौन? लियाकत अली खान। और लियाकत अली खान कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगर यहां बात करते हैं, नेक्स्ट उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद कीजिए वहां क्या बताए थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट वाणिज्य मंत्री एच.सी. भाभा, वाणिज्य मंत्री कौन? एच.सी. भाभा। संचार मंत्री रफीक अहमद किदवई। और कार्य खादान एवं ऊर्जा मंत्री कौन? एन.वी. गाडगिल। इसको यदि आप 2-3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो संभवतः क्या होगा? याद हो जाएगा। और आज का जो टॉपिक है यानी आपका संविधान सभा का जो टॉपिक है वह पूर्णतः क्या हो गया? वह पूर्णतः कंप्लीट हो गया। संविधान सभा द एंड हो गया। और हम लिख के देते हैं यदि इस संविधान सभा को 1 से 2 बार और आप देखिएगा, याद हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम हो, भारत का कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन अगर इससे पूछेगा, 2 क्वेश्चन भी यदि पूछेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद, एक पॉइंट को याद करने के बाद यदि आपसे नहीं बन रहा है तो दिमाग में बैठा लीजिए, भारत का कोई विद्यार्थी नहीं बनाएगा। तो आपसे नहीं बनेगा, कोई विद्यार्थी से नहीं बनेगा, क्योंकि इतना डिटेल्स कहीं नहीं मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।